वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर शुरू करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव करना है। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में सारी चीजें समझाई थी। वहां पे मैंने आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद वहां पे हम लोगों ने डायनामिक इक्विलिब्रियम दोनों को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया था। एक एग्जाम्पल भी देखा था नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनने वाला एग्जाम्पल। एंड उसके बाद बच्चों एक और एग्जाम्पल मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था, जो था हाइड्रोजन प्लस आयोडीन से 2HI बनाने वाला एग्जाम्पल। याद है आप लोगों को? ओके, आई एम श्योर बच्चों आप लोगों ने अच्छे तरीके से असाइनमेंट वर्क तो पूरा कर लिया होगा। अब सब आपका कंप्लीट ध्यान यहां पे रखना। मैं आपको मैथमेटिकल टर्म से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिराइव करना है वो सिखाने जा रहा हूं। बहुत ही छोटा लेक्चर, बहुत ही अच्छा वाला सेशन। एंड अगर समझ में आ गया तो केसी का फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो कंसीडर वन हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हम लोग यहाँ पे बच्चों एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेंगे जो आपको कंसीडर करनी है। स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी gives small c capital C plus small d capital D। हम इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी आर stoichiometry coefficient। Here ABCD are, dear students, ABCD क्या है? ABCD है stoichiometric coefficient। अब देखो stoichiometric coefficient क्या चीज होती है। तो ये एग्जांपल N2+3S2 gives 2NH3 वाला एक एग्जांपल उठा लो यहाँ पे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा 1, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा 3, अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा 2। ये चीज समझो बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो चीज होती है जब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त लिखते हो। ओके, अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे होगा क्या। ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जो है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बच्चों रिएक्टेंट्स। उसे हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स रिएक्टेंट्स। कैपिटल सी एंड कैपिटल डी है बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बच्चों प्रोडक्ट। अब पहला यहाँ पे एग्जैक्टली दो इक्वेशन है, ए बी से सी डी बन रहा है, दूसरे इक्वेशन में सी डी से ए बी बन रहा है। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे ए प्लस बी, उससे सबसे पहले क्या बन रहा है? स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही थी, कई सारी जगह पे गलत चीज लिखी गई है। कई सारे बच्चे इसका इंटरप्रिटेशन भी गलत करते हैं। आपको गलत नहीं करना, उसे समझना है अच्छे तरीके से। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा, रेट वर्ड यूज नहीं किया जाता यहाँ पे, ध्यान रखिए। उसका जो वेलोसिटी होगा उसे मैंने लिखा VF। तो VF क्या है? VF इज द वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या फिर स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। पहले ये चीज समझो आप लोग कि ये ए बी से जो सी डी बनने वाली रिएक्शन है, उसी रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन बोला जाता है। उसके वेलोसिटी को, उसके स्पीड को VF से डिनोट किया जाता है। तो VF है क्या? VF इज अ वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहां पे हम लिखेंगे VF। ओके, अब यही इक्वेशन को अगर रिवर्स फॉर्मेट में लिखा जाए तब आप लिखोगे बच्चों यहां पे VR क्या है? VR है वेलोसिटी ऑफ रिवर्स रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन लिखा ना मैंने, यही है आपका रिवर्स रिएक्शन।
ओके तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों वी आर। नाउ एट द टाइम ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, एट द टाइम ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये चीज समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तब होता क्या है एग्जैक्टली कि वीएफ मतलब फॉरवर्ड वेलोसिटी जो होता है वो इक्वल हो जाता है वीआर के। आप लास्ट वाला सेशन याद करो जो मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, वहां पे एक ग्राफ देखा था कुछ इस तरीके से, याद होगा आपको कि शुरुआत में यहां पे हमने लिखा था वेलोसिटी, यहां पे लिखा था टाइम, जब रिएक्टेंट के लिए बनाया तो वो ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा था, ये था हमारा फॉरवर्ड रेट। जब वो ही प्रोडक्ट के लिए बनाया तो वो ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा था, ये था हमारा वीआर। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया, उसके बाद वो कैसा हो गया सेम, तो इस पॉइंट के बाद वीएफ का वैल्यू वीआर के वैल्यू के इक्वल होगा। ओके, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में ये चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है। अगर कई सारे बच्चे ने ये वो सेशन नहीं देखा तो सबसे पहले जाके लास्ट वाला सेशन देखो प्लेलिस्ट से निकाल के, तब जाके सारी चीज समझ में आएगी। तो ये चीज क्लियर है कि फॉरवर्ड वेलोसिटी रिवर्स वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। अब देखो किसी भी रिएक्शन के लिए स्पीड कैसे निकाली जा सकती है, तो उसका एक फॉर्मूला है। देखो ध्यान से देखना कि मान लीजिए कि मैंने शुरुआत में नाइट्रोजन लिया, शुरुआत में हाइड्रोजन लिया, अब दोनों गैसियस है। बच्चों समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझना, मैंने एक कंटेनर में शुरुआत में नाइट्रोजन लिया, शुरुआत में हाइड्रोजन लिया, एंड दोनों गैसियस होते हैं ना, नाइट्रोजन भी गैसियस होगा, हाइड्रोजन भी गैसियस होगा। ओके, अब गैसियस स्टेट है ना, अब मान लो कि उसे गैसियस स्टेट में नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग लिक्विड स्टेट में कंसीडर करने जा रहे हैं, तब क्या होगा कि जितना कॉन्सेंट्रेशन इन लोगों का ज्यादा, जितना कॉन्सेंट्रेशन इन लोगों का ज्यादा, उतना रिएक्शन फास्ट होएगा। समझ में जा रहा है? इसका सीधा मतलब ये होता है बच्चों कि VF is equal to VF is proportional to concentration of A raised to stoichiometric coefficient, concentration of B raised to stoichiometric coefficient। तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना कि फॉरवर्ड वेलोसिटी आपको बताना है तो किस पे डिपेंड करेगा, फॉरवर्ड वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट। तो ये चीज भी ध्यान रखिए आप लोग। ओके, फिर से एक बार रिपीट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। जो फॉरवर्ड वेलोसिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा ए के कॉन्सेंट्रेशन पे, बी के कॉन्सेंट्रेशन पे। अब देखो ए मैंने लिया 4 मोल, तो यहां पे हम लिखूंगा 4, वहां पे लिया हमने 3 मोल, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 मोल। क्लियर है ना, बहुत इजी टॉपिक है। ओके, तो इसी तरीके से अगर आप चाहो तो कॉमन मैथमेटिक्स रूल लगाओगे तो आप निकालोगे प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो आपको कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा ना। मैं यहां पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है KF। यहां पे आएगा A रेज़ टू A, B रेज़ टू B। चलो बहुत बढ़िया। KF का क्या है, KF है वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पीड कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बच्चों ये क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पीड कांस्टेंट। अगर आप चाहो तो रिवर्स रिएक्शन के लिए कैसे लिखोगे, VR प्रोपोर्शनल टू, उसके केस में हम लिखोगे C रेज़ टू C, D रेज़ टू D। लिख पाओगे ना आप लोग, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है बच्चों, सही है। अब क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करना है। चलो प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कीजिए। सो VR इज इक्वल टू KR C रेज़ टू C D रेज़ टू D। ओके बच्चों, बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ये आ गया हमारा इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 2। नाउ एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम का टाइम आता है तो जैसे हम लोग जानते हैं, पहले रिजल्ट निकाला था
कि VF इज इक्वल टू होता है VR। तो अब क्या करेंगे, VF एंड VR के वैल्यूज को कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, पहले एंड दूसरे इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए। तो उस केस में बनेगा क्या, उस केस में बनेगा कुछ यूं, KR C raised to C D raised to D is equal to KF A raised to A B raised to B। ऑलराइट, अब देखो बच्चों यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पे आपको ध्यान रखनी है। मैं यहां पे लिखूंगा C raised to C D raised to D डिवाइड बाय A raised to A B raised to B KF बाय KR। यस और नो? तो यहां पे बच्चों जो KF बाय KR है उसको बोला जाता है KC, जिसे बोला जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब इसके लिए आप लिखोगे यहां पे बच्चों KC इज इक्वल टू C रेस टू C D रेस टू D डिवाइड बाय A रेस टू A B रेस टू B। ऑलराइट, C का कॉन्सेंट्रेशन, D का कॉन्सेंट्रेशन, A का कॉन्सेंट्रेशन, B का कॉन्सेंट्रेशन, सबके ऊपर जो पावर है वो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देके समझाऊंगा, एग्जांपल, एक लाइव एग्जांपल। चलो बच्चों एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे यहाँ पे N2 plus 3H2 gives 2NH3। ये एक इक्वेशन है ना। अगर इसके लिए आपको Kc लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे डियर स्टूडेंट Kc को? तो Kc इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, उसके ऊपर क्या जाएगा उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, उसके ऊपर क्या जाएगा उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है 1, उसके बाद हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, उसके ऊपर जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन का स्टोइकियोमेट्रिक जो है 3। तो ये हो गया हेबर प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला। ओके, अगर आप देखो और एक रिएक्शन ले लो, मान लो हमने रिएक्शन ली ये वाली H2 plus O2 gives H2O, यहां पे इसको मैंने लिखा 1/2। तो अब आप क्या कैसे लिखोगे, इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे बच्चों Kc इज इक्वल टू H2O का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर 1 डिवाइड बाय H2 का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर 1, O2 का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर 1/2। ओके, इस तरह से आप Kc का वैल्यू निकाल पाओगे। अगर आपको Kc का वैल्यू दिया गया हो तो आप बाकी की चीजें भी निकाल पाओगे। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर से एक बार सारे कंसेप्ट को मैं रिकॉल करवाने जा रहा हूं। आज का सेशन बच्चों आपको सिर्फ यही चीज करनी थी कि Kc का फॉर्मूला कैसे निकाला जा सके। ओके, रिएक्शन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है कई बार Kc को। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो Kc का वैल्यू होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। आपने अगर रिएक्शन को डिफरेंट तरीके से बैलेंस की होगी तो आपको ये फॉर्मूलाज जो मिलेगी ना वो भी डिफरेंट मिलेगी। ओके, आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो आपके लिए 2 होमवर्क है। जैसे ही ये थियरी एनसीईआरटी से कंप्लीट हो रही है उसके बाद 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी प्री कैलकुलेटेड आपके बुक में दिए गए हैं। उसमें से एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने वाला प्रोसीजर है। उसमें आपको क्या दिया गया, अगर आपके पास बुक है तो बुक निकालो, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखो। ओके, ले लिया बुक बच्चों। अब देखो क्या हो रहा है, वहां पे आपको क्वेश्चन में नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, एंड आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, Kc का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या आप फॉर्मूला को यूज करके, वैल्यू को रख के, कैलकुलेटर का यूज करके Kc नहीं निकाल पाओगे? Kc निकाल पाओगे ना? तो उसे एक बार अच्छे से कैलकुलेट करो। ओके, तो आपका आज का सिर्फ होमवर्क एक ही है कि एटलीस्ट वन एप्लीकेशन based
बेस्ड ऑन दी केसी को सॉल्व कीजिए। ओके, ये चीज भी कंप्लीट डेरिवेशन बुक में नहीं दिया गया कि किस तरीके से केसी को लाया जाता है। ओके, अगर आपने ये सारी वैल्यू स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी सबकी वैल्यू 1 ली होती ना, तो यहाँ पे केसी को यहाँ पे आप कैसे लिखते, c⁻1 d⁻1 लिखने की जरूरत नहीं होती, a⁻1 b⁻1 वो लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, अब दूसरी एक चीज यहाँ पे फोकस करना, कई बार बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रेट, ये रेट नहीं है बच्चों। अगर आपने रेट लिखा ना तो आप यहाँ पे ए एंड बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिख पाओगे, वो डिफरेंट चीज हो जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने लिखा रेट तो रेट प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया जाता है, रेट प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई आपसे बोले कि ये हुआ फॉरवर्ड रेट तो वो गलत चीज है, क्योंकि फॉरवर्ड रेट लिखा तो यहाँ पे आप स्मॉल ए स्मॉल बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिख पाओगे। उस केस में वहां पे जो कोएफिशिएंट्स आते हैं वो प्रैक्टिकली कैलकुलेट किए जाते हैं, उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है, जो केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक बनता है जो आप नेक्स्ट साल पढ़ने वाले हो। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, एक होमवर्क भी आपको दिया है तो वो कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग केसी एंड केपी का एक रिलेशन डिराइव करेंगे, उसके बाद थोड़े बहुत न्यूमेरिक्स भी करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत छोटा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। Okay, don't forget to take this screenshot, don't forget to like this lecture, don't forget to share this lecture, and don't forget this lecture. Okay, take a screenshot fast.